पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में असल में मसला क्या है? पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान के अंदर मसला क्या अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो रही है? क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल रहा है। इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. ये ठीक कहा था। इसराइल अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आगे क्या होने जा रहा है? ग्रेटर इसराइल चाहते हैं। अमेरिका जो है वो सुपर पावर बनना, यूनिलेटरल पावर बनना चाहता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाए और पूरी दुनिया जो इसकी लपेट में आ जाए। कहा जा रहा है कि ईरान जो था वो न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था। ये भी प्रॉब्लम थी, इसराइल को डर रहा है। ट्रम्प जैसे कैरेक्टर्स आदमी को क्या प्रॉब्लम है? नेतन्याहू जैसे दहशतगर्द को क्या प्रॉब्लम है कि वो न्यूक्लियर पावर बने? किसी के बच्चे को तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए कि ईरान न्यूक्लियर पावर क्यों बन रहा है। आयतुल्लाह खामनेई सुप्रीम लीडर की शहादत इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वॉर क्राइम नहीं है? ये है वॉर क्राइम बिल्कुल, लेकिन वॉर क्राइम लेके कौन जाएगा? और अगर ये सिचुएशन ज़्यादा सीरियस हो गई तो ये फुल स्केल वॉर होने का खतरा है। जंग जो है अभी रुकने के चांसेस नहीं है। कुछ रिपोर्ट कहती हैं ईरान के बाद इसराइल जो है वो पाकिस्तान पर भी अटैक कर सकता है। पाकिस्तान ने अपना DGISPR ने अल जजीरा की टीवी में अपना कॉन्सेप्ट दे दिया ना कि जी हम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। अगर इंडिया ने कोई हरकत की अपने बॉर्डर से तो पाकिस्तान पर उनको भी निमट लेगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की एपिसोड एक सेंसिटिव और डेंजरस ग्लोबल सिचुएशन पर है। मिडल ईस्ट में आग लगी हुई है। ईरान और इसराइल आमने सामने है और अमेरिका ने भी डायरेक्टली इन्वॉल्व कर दिया है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में भी टेंशन्स कम नहीं हो रही। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि क्या ये लिमिटेड स्ट्राइक्स हैं या दुनिया किसी बड़ी जंग की तरफ जा रही है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 का रियल खतरा है? ये आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे। तो बगैर वक़्त किए वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट को, ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान की पूरी टीम आपको वेलकम करती है। बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है इन किस्म के हालात में, जो आपने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात और दुनिया की जो सिचुएशन है, ख़ासतौर ईरान के पाक जो ऊपर जो अटैक हुआ है और उसके बाद जो खामनेई साहब की शहादत हुई है, उसके हिसाब से ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए और हक़ाइक़ जो है वो अनफोल्ड होने चाहिए। कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रहनी चाहिए, ताकि हर शख्स जिस जगह बैठा हुआ है वहाँ वो अपना अपना कंक्लूजन करने में आसानी हो उसको। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये कि जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त जंग जारी है, आप सिंपल अल्फाज में बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में असल में मसला क्या है? मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में सिंपल अल्फाज में जानने के लिए तारीख़ में जाना पड़ेगा। जो मसले का बुनियादी तौर पे जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज नहीं, 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान के अंदर मसला चल रहा है। अच्छा, इसलिए कि जिस वक्त पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था, 1947 से पहले यहाँ पे अंग्रेज़ थे और अफगान हुकूमत थी। बिल्कुल सर। उस टाइम पे एक अफगान हुकूमत के रूलर होते थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट क्योंकि यहाँ पे थी और आपको पता है फर्स्ट अफगान वॉर हुई, फिर सेकंड अफगान वॉर हुई, अब उसकी तारीख बड़ी लंबी है, लेकिन वेरी ब्रीफली अब्दुल रहमान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि जी आप जो हमारे दरमियान अपने दरमियान, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इधर थी, अफगानिस्तान उधर था, बॉर्डर को डिफाइन कर दे। ठीक है। तो उस वक्त एक ऑफिसर डिटेल हुए, एक कर्नल साहब थे, लेकिन उनको अब्दुल रहमान ने नहीं माना। तो उसके बाद फिर ये जो ड्यूरन लाइन जो आप देखते हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, वो कर्नल ड्यूरन नाम का ऑफिसर था, उसको डिटेल किया, आर्मी ऑफिसर था, और उसके साथ एक टीम थी जिसने आके ये सारा, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो है वो डिमार्केट हुआ था जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए, और उसके बाद फिर वो इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया था और दुनिया पूरी में उसको बैनुल-अक़वामी बॉर्डर के तौर पे माना जाता है और जाना जाता है। जहाँ पे डिफ़ाइन नहीं हुआ था, कश्मीर में वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, और कुछ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ ऐसा इलाका है आपके सियालकोट और नारोवाल के ऊपर जिसको वर्किंग बॉर्डर कहा जाता है।
ठीक अब है। ये जो है ये कॉन्टेक्स्ट दोनों मुल्क मानते हैं। इसी तरह जब अफगानिस्तान का बॉर्डर डिफाइन हुआ तो उसको क्योंकि डरन ने डिफाइन किया था, उसको डरन लाइन कहा जाता है। मार्टिन डोरन उनका नाम था। अब जब अब्दुल रहमान ने जब वो उसने बॉर्डर डिफाइन किया तो उसको अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के हेड ने माना, वहाँ पे बहुत डॉक्यूमेंट्स बने, वो साइन हुए, फिर उसको रीडिफाइन किया गया। रावलपिंडी में 1959 में गालिबन एक और ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर फिर उसको रीडिफाइन किया गया कि जी ये बॉर्डर जो है दोनों मुल्कों के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। और जब पाकिस्तान बना तो उसका कायदे आज़म ने जितनी कबायली हमायदीन थे और जो पश्तो या KPK के जितने लोग थे और जो सब पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उनसे पूछा था आप पाकिस्तान ज्वाइन करने चाहते हैं, इंडिया जो क्या हैसियत चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन करने को तरजीह दी। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान वजूद में आ गया। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर उसके बाद आपको पता है फिर ज़ाहिर शाह की हुकूमत रही, फिर दाऊद आया, फिर एक प्रोसेस, और हर गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने ड्यूरन लाइन को क्वेश्चनेबल कर दिया। और वो कहते हैं कि अब उनकी अकल देखें, मतलब कोई अकल के भी दुश्मन होते हैं। कहते हैं कि ड्यूरन लाइन हमारा बॉर्डर नहीं है, हमारा बॉर्डर तो अटक तरफ जाता है और पिंडी तक जाता है, इस्लामाबाद तक जाता है। तो ये जो खन्नास उनके जहन में बैठा हुआ है, बुनियादी तौर पर ये वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जो है वो एक रोलर कोस्टर ड्राइव में रहे। 47 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो अफगानिस्तान ने UNO में पाकिस्तान के फेवर में वोट नहीं दिया था, उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। बाद में उन्होंने 48 में गालिबन दोबारा वोट कर दिया था, लेकिन इनिशियली उनका एटीट्यूड ये था। फिर उसके बाद 50 में जाए, 51 में जाए, 52 में जाए, 53 में जाए, इवन 65 की वॉर जब हुई है तो उस वक्त पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी, तो अफगानिस्तान के अंदर मोमिन एजेंसीज ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था। इसके बाद फिर यहाँ तक हुआ सरदार दाऊद के ज़माने में। ज़ाहिर शाह जो था वो एक अप्रोचेबल आदमी था, एक कंजर्वेटिव, एक अच्छे दिमाग का, उसकी बेहतर सोच थी। और लेकिन जब ज़ाहिर शाह बाहर इलाज के लिए गया तो उसको दाऊद ने जो है ओवरथ्रो कर दिया और टेक ओवर कर लिया। फिर ये भी हुआ दाऊद के ज़माने में कि बॉर्डर के साथ साथ जो है ना वो माइक लगा दिए गए और वहाँ से पश्तूनिस्तान का प्रोपेगेंडा चलता था। फिर अफगानिस्तान का एक रेडियो उस ज़माने में चलता था, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे। और वो इस तरफ जो ट्राइब रह रहे हैं, ट्राइबल्स रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी चॉइस से पाकिस्तान ज्वाइन किया था कि जी आप पश्तून लेवल पे उनको हमको ज्वाइन करें। और जो हमारे पाकिस्तान के ट्राइब में, चाहे वो अफरीदी थे और अगजई थे, जो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये प्रोपेगेंडा चलता रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में ये प्रोपेगेंडा चलता रहा। दरमियान में एक पीसफुल पीरियड भी आया था। लेकिन जो मैंने आपको बुनियादी वजह बनाई है वो आज ये जो आज जो हुकूमत है, जो हुकूमत कम है, क्रिमिनल सिंडिकेट है जो अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था जब अमेरिकन को निकालने के लिए और तालिबान को लाने के लिए, ये सोच के कि चलो हमारा और उनका चूँकि इस्लाम रिलीजन है, हम भी पीस के लिए कहते हैं, तो ये लोग भी उसी चीज़ को सोचेंगे। लेकिन जब ये आ गए उसके बाद इन्होंने जो आते ही सबसे पहला काम ये किया कि पुलचरखी की, काबुल की और तमाम जो जेलें थे उनको खोल दिया। तो पाकिस्तान ने ज़रब-ए-अज़्ज़ और बाकी जो ऑपरेशन किए थे उसके बाद से ये टेररिस्ट तंजीमें जो है ये जितने आप अफगान तालिबान, पंजाबी तालिबान, जमात-ए-अहरार, ये सारे डिसिपेट हो गए थे और ये यहाँ से भाग के अफगानिस्तान चले गए थे। तो अमेरिकन ने और बाकी इनको पकड़ के जेलों में डाल दिया। जब इनको तालिबान ने छोड़ा, बिकॉज उनके जहन के अंदर वही खन्नास था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के खिलाफ डबल गेम खेलते रहे कि आप हमारी मदद करें, हमको आने दें, हम और आप एक ही हैं। लेकिन वो जब आ गए मुनाफिकीन, और ये जो इस वक्त अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बैठी है, लोगों को पता होना चाहिए कि जो मुल्ले शलवार ऊपर करके फिरते हैं, यहाँ पर उन्होंने वो पट्टा रखा होता है, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ है, इनको अगर आप देखें तो इस्लाम के अंदर खारजीज की 10 इंडिकेशन दी गई हैं। ठीक है कि वो लंबी लंबी दाढ़ियाँ होंगी, शिद्दत पसंद होंगे, शलवारें ऊपर करके फिरेंगे, अपनी पसंद का मज़हब नाफिज करेंगे, औरतों पे जुल्म करेंगे, बच्चों पे जुल्म करेंगे। ये तमाम 10 जो है ये इन मुनाफिकीन के ये लीडर नहीं है, ये बुनियादी तौर पे नारकोटिक्स के स्मगलर, ठीक या ये नारकोटिक्स, आइस, हीरोइन खुद स्मगल करते हैं, जितने भी ये मुल्ले बैठे हुए हैं हुकूमत के, या ये जो अफगानिस्तान के स्मगलर हैं उनसे भत्ता लेते हैं। और स्मगलिंग जो है, चाहे वो आइस की हो या वेपन, वो अफगानिस्तान का कल्चर है। इसलिए क्या होता है, हामिद करज़ई का भाई अपने घर में मारा गया था जब हामिद करज़ई की हुकूमत, वो भी स्मगलिंग के किकबैक के ऊपर मारा गया था। एक रैकेट एग्जिस्ट कर रहा है जो अफगानिस्तान से चलता है और यूरोप तक जाता है। तो ये तमाम ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये स्मगलर्स हैं,
भत्ताखोर हैं, मुनाफिकीन हैं। ना इनको इस्लाम का पता है, ना इनको दुनिया का पता है। अब दुनिया का क्या पता हो, इनका मुल्ला अहबतुल्लाह 6x6 के कमरे में रहता है, ना उन्होंने इनमें से किसी ने किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में तालीम हासिल की, ना किसी दीनी मदरसे से इन्होंने कोई, होता है दीनी मदरसों के अंदर भी डिग्रीज का लेवल होता है, ना इन्होंने किसी दीनी मदरसे से कोई डिग्री हासिल की है, तो इनको दीन का भी पता नहीं। अगर दीन का इनको पता होता तो एक बुनियादी सी चीज़ है, आप सूरत तो निसा उठा के पढ़े, आप सूरत मायदा में जाके देखें, वहाँ कैटेगोरिकली कुरान पाक में इस चीज़ का जिक्र है कि मुसलमानों के लिए, और ये कहा गया है कि अगर उसका उर्दू तर्जुमा हम देखें कि तुम काफरों को और यहूदियों को अपना दोस्त और राजदार ना बनाओ मुसलमानों के खिलाफ। बिल्कुल ऐसी है। और अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह इस चीज़ को पसंद नहीं करता और तुम्हारा दर्जा जहन्नुम में मुनाफिकीन से भी नीचे होगा। अगर तो आपको दीन की नॉलेज है तो आप कहते हैं कि एक तो दीन ये कहता है कि रियासत के अंदर रियासत ना बनाओ, दूसरा जब वो कहते हैं कि मुनाफिकीन को और काफरीन से दोस्ती ना करो, तो ये तो दोस्ती कर रहे हैं हिंदुओं से, वहाँ जाके बैठे हुए उनकी गोद में, क्योंकि इनके जहन में वही खन्नास है जो मैंने आपको बताया, दुरल लाइन वाला खन्नास है, और ये समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़े फाइट। इनको ये पता होना चाहिए और आपके देखने वालों को ये पता है कि जब रशिया ने हमला किया था, हमला नहीं किया था, रशिया को इन्होंने इनवाइट किया था अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने, एंड दे केम टू द काबुल विदाउट एनी इंटरफेयर। फिर ये वहाँ से 40 लाख लोग भाग के पाकिस्तान आ गए थे, तो इन्होंने तो अफगानिस्तान खाली कर दिया था। फिर वो अमेरिकन ने जो 35,000 लोग भर्ती किए लोग अपने अमेरिका में, फारूक मस्जिद में और मुख्तलिफ जगह पर उन्होंने न्यूयॉर्क में सेंटर्स बनाए हुए थे, वहाँ से उन्होंने जिहाद के नाम पे 35,000 लोग भर्ती किए, जो कोई मिस्र से था, कोई उज़्बेकिस्तान से था, कोई किसी सोमालिया से था, कोई सूडान से था, उनको वो जिहाद के नाम पे लेके पाकिस्तान आए। ISI ने और CIA ने उस वॉर को अरेंज किया, वो फिर उनको पुश किया अफगानिस्तान के साथ। उन लोगों ने और पाकिस्तान के अफसरों ने ISI की और उन्होंने वो जंग लड़ी अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए। ये तो 40 लाख जो आए थे, ये क्राइम का, जुर्म का अंबार लेके आए थे। जब ये महाजिरीन पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के अंदर क्लैशनकोफ कल्चर आया, पाकिस्तान के अंदर हीरोइन कल्चर आया, पाकिस्तान के अंदर हथौड़ा कल्चर आया, पाकिस्तान के अंदर प्रोस्टिट्यूशन अरूज पे पहुंची, क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी अमेरिकन ने कहा था कि दीज अफगान लीडरशिप दे कैन सेल देयर मदर फॉर द मनी, सो दे हैव बीन सेलिंग देयर मदर फॉर द मनी ऑन द स्ट्रीट ऑफ इस्लामाबाद, ऑन द स्ट्रीट ऑफ कराची। तो वो हमने बर्दाश्त किया। इनके ट्रक्स चला करते थे, उनसे कोई टोल नहीं लिया जाता था, पाकिस्तान की सड़कें बदनाम हुई। तो ये चीज़ें, इन आसानात के बावजूद भी अगर कोई शख्स एक बॉर्डर को बेस बना के, जो इंटरनेशनली रिकगनाइज है, उसके ख़िलाफ़ हथियार उठाए, जिसने आप पे एहसान किया है, तो फिर तो वो हज़रत अली का कॉल ठीक है ना, कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। और हज़रत अली कभी गलत तो नहीं कहते। तो ये वो एहसान है, ये वो शर है जो एहसान के बदले में ये आपको बिल्कुल सर ठीक हो गया। सर क्या अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो रही है? जी मैंने यही तो आपसे कहा, दोहा मायदा जो हुआ था, जो पाकिस्तान ने तमाम चीज़ें कराई थी, दोहा मायदा जो दोहा पैक्ट था, उसके अंदर इन्होंने कमिट किया था, उसके अंदर राइटिंग थी कि अफगानिस्तान, जिसके बाद इन्होंने साइन किए थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान का किसी भी रीजनल कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अब उसे पाकिस्तान भी आता है, चाइना भी आता है और बाकी लोग भी आते हैं। यही नहीं, इन्होंने खाना काबा में वायदा किया था, कमिटमेंट दी थी कि जी हम पाकिस्तान के अंदर ये हमारी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इन्होंने साथ ही सबसे पहले क्या जेल के दरवाजे करे उन तमाम दहशतगर्दों को रिलीज़ कर दिया, जिन्होंने फिर इन तंजीमों को रीऑर्गेनाइज किया। कुछ नंगरहार में चले गए, पख्तिया में चले गए, खोस्त में चले गए, कुछ जो वो बामियान में चले गए, वहाँ इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया अपने आप को। कंधार में आ गए, वहीं पे IMU बन गई, वहाँ पे ETIM बन गई जो चाइना में लड़ती है, वहाँ फितना ख्वारिज बन गया, फितना हिंदुस्तान बन गया, वहाँ BLA CLA आ गई, और तमाम के तमाम आके अफगानिस्तान की ज़मीन के ऊपर ये जो मुनाफिकीन की हुकूमत है, इन्होंने उसको सपोर्ट देना शुरू कर दी। बिल्कुल। अब इनको अमेरिका पैसे देता है, जब अमेरिका निकल गया था तो हर महीने हर हफ्ते इनको $40 मिलियन देता है, क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ डबल खेम खेल रहा है। एक तरफ कहता है कि दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान में गलत है, दूसरी तरफ वो इन्हीं दहशतगर्दों को पैसे देता है। और दूसरी बात, जब अफगानिस्तान ने जब अमेरिका ने जब विड्रॉ किया था जो बाइडन के ज़माने में सुबह के बाद, तो $10.6 बिलियन के हथियार वो छोड़ के चला गया था अफगानिस्तान में। वो सारे के सारे हथियार
हाथ लगे मुनाफिकीन की हुकूमत के, वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए दहशतगर्द तंजीमों, कुछ इन्होंने ब्लैक मार्केट में बेच दिए, आज तक ब्लैक मार्केट में वो हथियार बेच रहे हैं, क्योंकि तो पैसे के वो पुजारी है ना। यानी जब पहले अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन के ज़माने में हम आया था और पाकिस्तान जंग लड़ा, उस वक्त ये अमेरिकन के माँ बाप, इनके बाप जो थे और चाचे ताए बड़े जो थे, वो अमेरिकन से पैसे लेते थे और उनसे वहाँ पे अमेरिका जो है ना, उसके दो तरीके से वो पैसे, छोटे जो पैसे होते थे, अगर कम पैसे होते थे उसको बोरा कहते थे, अगर बड़े पैसे होते थे उसको बोरी कहा जाता था। अच्छा। तो जिसको बोरा मिल जाता था और जिसको बोरी, उसके आपस में लड़ाई शुरू हो जाती थी। ये अंग्रेजी अमेरिकन के जूते चाटते थे, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जाके बैठ गए हैं भारत की गोद में और भारत इनको कह रहा है कि जैसे अभी भारत का नरेंद्र मोदी गया था और विजिट करके आया था जब ये वॉर शुरू हुई, उससे पहले आपको पता है वो इसराइल गया था। तो इसराइल जब वो गया था तो वहाँ पे नेतन्याहू ने उसको इंस्ट्रक्ट किया था कि जाके इनके अफगान तालिबान को कि पाकिस्तान के खिलाफ हमला करे। उससे पहले जितनी दहशतगर्दी की वारदातें हैं, जैसे अभी रिसेंटली इमाम बारगाह में जो हमला हुआ था, उसमें इमाम बारगाह में इस्लामाबाद में जो हमला हुआ था, उसका जो हमला करने वाला वो यूसुफ टेलर उसका नाम था, वो और उसकी बीवी दाइश के मेंबर थे और लास्ट ईयर कुन्नड़ में गए थे, वहाँ 6 महीने उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। फिर बाजोड़ में अभी हमला हुआ है, बाजोड़ में 16 सिक्योरिटी एहलकार जो शहीद हुए थे, उनका जो खतकश बम्बर था वो अफगानिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का मेंबर था। उसकी आवाज़ से फिर बहुत सारी ऐसी तश्कीलें आई हैं जो पाकिस्तान आर्मी ने बॉर्डर पे अपना वो इंटरफेयर की है, उनके ऊपर उनके ऊपर बमबारी की है, उनको हिट किया है। उनके अंदर बेताशा अफगान फ़ौज के, अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री के और अफगान शहरी हैं, जिन सब के सब जाकर जिनका जो अपना कनेक्शन है वो अफगानिस्तान के मुल्क से सूबे से मिलता है। बल्कि एक स्पिन वॉर्म के गवर्नर थे, अभी रिसेंटली बात है, उसने एक डायरेक्टिव जारी किया था अपने इलाके में कि अगर हमारे इलाके से जाके कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर लड़ता हुआ मर गया तो उसकी नमाज जनाजा यहाँ पे अदा नहीं की जाएगी, उसको यहाँ पे दफन ही नहीं किया जाएगा। अच्छा। इसका मतलब लोग आ रहे थे, तो इसलिए ये बहुत प्रूफ पाकिस्तान ने 12 दिए। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग एनालिटिकल मॉनिटरिंग टीम है, उसकी 37th रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्द तंजीमें, उनको अफगानिस्तान की हुकूमत सपोर्ट करी और 33 दहशतगर्द तंजीमें। उसके बाद अभी रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, पिछले हफ्ते वो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि 30,000 दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसमें 7,000 जो है वो फितनल ख्वारिज फितनल हिंदुस्तान के हैं और बाकी दाइश के 3,000 इस तरह ATM के और बाकी तंजीमों के। उसके बाद अभी कल ही ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई। तो ये इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आ रही है, इसके अंदर ये चीज़ें 12 कही जा रही है। फिर मॉस्को डायलॉग हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान भी बैठा था, ईरान वो रशिया भी था, चाइना भी था, ये अफगानिस्तान का वो फॉरेन मिनिस्टर भी है, वो मुल्ला टाइप जो है, इनको मुल्ला कहना मुल्लाइज़म की तौहीन है, लेकिन वो नाम के साथ लगाते हैं तो कहना पड़ता है। तो वहाँ पे ये बहुत सारे गैर अखलाकी जुराइम में ये मुल्ले इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा कि जी ये जब वहाँ से मॉस्को डायलॉग के बाद इंडिया गया तो वहाँ जाके ये भारत की गोद में बैठ गए और उसके बाद देखे दहशतगर्दी के अभी 2021 से लेकर 2025 तक वो 4,000 लोग शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सर मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त ऑपरेशनल गज़बुल हक जारी है, इस ऑपरेशन का मकसद क्या है? जो कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। ठीक है। पाकिस्तान ने, मैंने आपसे कहा, 12 अफगानिस्तान को डायलॉग्स की टेबल पे इनवाइट किया है। उस डायलॉग्स के नतीजे में आपके बायलैटरल डायलॉग हुए, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के डायलॉग हुए। ठीक है। फिर ट्राइलैटरल डायलॉग हुए, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना दरमियान में शामिल, ठीक है, वो डायलॉग्स हुए। उसके बाद आपको याद है जब पिछली दफ़ा अटैक हुआ था तो तुर्किया में डायलॉग हुए, फिर आपको कतर में डायलॉग हुए, फिर मॉस्को डायलॉग की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ईरान भी, चाइना भी था और रशिया भी था और पाकिस्तान भी था। फिर SCO के फॉर्मेट पे पाकिस्तान ने कहने की कोशिश की। फिर सऊदी अरब ने 3 दफ़ा जो है इनको एंगेज करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने उनको कहा कि जी, अभी पिछले हफ्ते भी सऊदी अरब की एक पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने इनको इन्वॉल्व किया था, लेकिन इन्होंने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा था, पाकिस्तान ने कुछ और डिमांड नहीं था। पाकिस्तान ने कहा था आप ये अश्योर कराएं कि आपकी सॉइल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, एंड यू विल रेन इन ऑल दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच आर इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने पॉइंट आउट नहीं किया, जिसको दुनिया की टीमें पॉइंट आउट कर रही। बल्कि ऑन टॉप ऑफ दैट अफगानिस्तान में एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन होता है जो अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन का जिम्मेदार था, जो अमेरिकन नुमाइंदा है। उसने अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट कराई
कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई जब उसे रिपोर्ट सबमिट कराई थी कि 33 तंजीमों के अलावा 7 और ऐसे इन्होंने ट्रेनिंग कैंप खोल दिए, यहाँ दहशत गर्दों को, अलकायदा को, ITIM को, फितना अल ख़वारिज को फितना ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसने कहा कि ये अलकायदा को ट्रेनिंग देने अमेरिका में हमला करने के लिए, अच्छा, और ये ETIM को ट्रेनिंग दे रहे हैं चाइना में हमला करें, तो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का नेटवर्क फैलाना चाहते। फिर तुम्हें पता है अमेरिका में एक बंदा दहशतगर्दी पकड़े पड़ता है, उसे पुलिस को मार दिया। फिर ताजिकिस्तान के ऊपर इन्होंने हमला किया, अफगानियों ने वहाँ उनको मार दिया। फिर इन्होंने ईरान में घुसने की कोशिश की, अस्फहान के सूबे में ईरान की फ़ौजों, फ़रा के इलाके में ईरान की फ़ौजों ने इनको डिटेक्ट किया, वो 20 आदमियों को उन्होंने मार दिया। तो ये इंटरनेशनल दहशतगर्द हैं, ये बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। हर जगह ये दहशतगर्दी के मंत्रा को लेकर चलते। ये तो अपनी औरतों पे दहशतगर्दी करते। अभी इन्होंने रिसेंट जो डायरेक्टिव किया था, दुनिया में कहीं है कि 9 साल की बच्ची को जो औरत तस्वुर किया जाएगा। नहीं, आप इमेजिन करें 9 साल की बच्ची को औरत तस्वुर करके समझ उससे शादी कर ले। और इनमें से कोई ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले किसी बच्ची से शादी करेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, फिर हल क्या करेंगे उसके साथ। साथ उन्होंने कहा कि वहाँ पे बच्चियाँ जो है, औरतें जो वो पढ़ नहीं सकती। इस्लाम में कहीं ये लिखा है कि औरतें नहीं पढ़ सकती? नहीं लिखा सर। इस्लाम ने तो ये कहा कि आप औरतों को तालीम दें। क्यों तालीम दें? क्योंकि एक औरत जब घर में रहती है, अगर वो अच्छी तालीम हासिल रहेगी, माशरे में रहेगी, वो पहले बेटी होती है तो अपने बाप को इन्फ्लुएंस करती है, माँ को इन्फ्लुएंस, पढ़ी लिखी लड़की अगर उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो उनको पढ़ा देती है। उसके बाद वो बीवी बनती है, शौहर के ऊपर वो एक इन्फ्लुएंस लेके आती है, उसको रिफाइन करती है। फिर वो माँ बनती है, अपने बच्चों की ट्रेनिंग करती है, वो बच्चे अच्छे शहरी बनते हैं। अगर एक माँ अनएजुकेटेड होगी, वो बच्चों की क्या ट्रेनिंग करेंगे? वो बच्चे क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे तो या वो पत्थर उठाएंगे या वो वेपन उठाएंगे। इस तरह माशरे के अंदर दहशतगर्दी का रवाज, एक्सट्रीमिज्म का रवाज बढ़ जाता है। यही है जो आज अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है। और ये इनका बहुत पुराना असूल है कि जी दहशतगर्दी को बेस बनाओ, क्योंकि इन्होंने दहशतगर्दी को एक इंडस्ट्री बनाया हुआ है। ठीक। और उस इंडस्ट्री के ऊपर ये पैसे लेते हैं। जैसे मैंने बताया, अमेरिका इनको पैसे देता है हर हफ्ते $40 मिलियन, वर्ल्ड बैंक ने इनको पैसे दिए। और वो पैसे कहाँ जाते हैं? अफ़गानिस्तान के अवाम का ये सवाल है, और अफ़गानिस्तान के अवाम को ये सवाल करना चाहिए कि जो पैसे इनको हुकूमत को, वो कहाँ जाते? क्योंकि जब हामिद करज़ई भाग के गया था छोड़ के हुकूमत, तो जिस हेलीकॉप्टर में वो गया था उसमें सिर्फ डॉलरों के संदूक थे, लोगों ने उसकी तस्वीरें बनाई। फिर अशरफ गनी गया, वो जब भाग के गया वहाँ से, उसके हेलीकॉप्टर में भी वो डॉलर्स कहाँ से आए थे? इनके बाप ने तो फैक्ट्री नहीं लगाई हुई डॉलर बनाने की अफगानिस्तान में। वो सारे वो डॉलर्स और यूरो और पाउंड्स है जो दुनिया इनको, ये अपनी किटी में डालते हैं, अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं, अपने घर में उन्होंने वो बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं, और आवाम तक कोई पैसा, आवाम के ऊपर ये जुल्म डालते रहते हैं। तो इसलिए ये बेसिस हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अरूज पे। ऑपरेशनल गज़बुल हक कितनी देर जारी रहेगा? ऑपरेशन गज़बुल हक तो पाकिस्तान ने क्यों शुरू किया? मैंने बताया ना, दहशतगर्दी बढ़ रही थी। बिल्कुल। तो जिस वक्त अब जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और जैसे मैंने आपसे कहा कि इस्लामाबाद में अटैक हुआ और बाजोड़ में 16 लोग शहीद हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इनसे कहा इनफ इज़ इनफ। मैं बड़े अरसे से हम लोग कह रहे थे, और ये एक जब आप इस किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे होते हैं, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, थर्ड डायमेंशनल वॉरफेयर है, उसमें कहा यह पढ़ाया जाता है कि अनटिल अनलेस यू हिट द बेसिस ऑफ द टेररिस्ट, चाहे वो माशी बेसिस हो, या वो ट्रेनिंग के बेसिस हो, या उनकी हाउसिंग के बेसिस हो, या उनके सेफ हाउसेज हो, या उनके कैंप्स हो, जब तक आप उसको ऑब्लिटरेट नहीं करते, तबाह नहीं करते, उस वक्त तक आप दहशतगर्दी को डिस्करेज नहीं कर सकते। ठीक। क्योंकि नर्सरी अगर रहेगी तो दरख्त तो निकलता रहेगा। बिल्कुल ठीक। वो किसकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं? वो अफगान के मुनाफिकीन के जो मुल्ले हैं, ये मुनाफिक, इनकी जो हीरोइन और वेपन के स्मगलर हैं, ये इनकी निगरानी में काम कर रहे हैं। अगर इनकी निगरानी में काम कर रहे हैं तो ये कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? अगर दहशतगर्दों को ट्रेन कर रहे हैं, क्या दहशतगर्दों, चले आप इस्लाम की बात छोड़ दें, आप मुझे बताइए, दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी को फाइनेंस करना, दहशतगर्दी को ट्रेन करना, दहशतगर्दी के जरिए लोगों को मरवाना दुनिया के किसी रिलीजन में पढ़ाया जाता है? नहीं सर। क्रिश्चियनिटी में पढ़ाया जाता है, बुद्धिज्म में पढ़ाया जाता है, किसी और जगह किसी ने, तो आप ना तो रिलीजन को फॉलो करें, किसी दुनिया के कानून में पढ़ाया जाता है। दुनिया का कानून क्या कहता है? UNO का कानून क्या कहता है कि अमन पीस के लिए काम करो। तो जब आप दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान क्या करता है? जब मैंने बात, इसलिए पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का आगाज़ किया, और उसके ज़रिए पाकिस्तान ऑपरेशन किस हद तक कामयाब हो गया? ये इंशाल्लाह कामयाब होगा। अभी कल भी पाकिस्तान ने 48 टारगेट हिट किए, नंगरहार में, पक्तिया में, कंधार में, खोस्त में। एक तो पाकिस्तान ने जितनी इनकी अपना ग्राउंड पोस्ट थी जो पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस कर रही थी, जैसे नॉर्थ वजिस्तान में
एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, उसको सेंट्रल पोस्ट कहते थे, वो पाकिस्तान ने कैप्चर कर ली। कुछ पोस्टें ऐसी थी जो डायरेक्टली पाकिस्तान की फायरिंग रेंज में थी, जहाँ से वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई की। फिर पाकिस्तान ने जितने एमुनेशन बेसिस हैं नंगारार में, पख्तिया में, कंधार में, वहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक किया और एमुनेशन बेसिस, एमुनेशन के डिपो। उसके बाद फिर जो ट्रेनिंग के मरकज़ थे, और वो उन्होंने सारे ट्रेनिंग के मरकज़ जो लोगों के नाम, मौलवियों के नाम से बनाए थे, मौलवी अब्बास मरकज़, मौलवी इब्राहिम मरकज़, मुल्ला का नाम लगा के वहाँ दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देते। तो क्या ये रिलीजन का, तो बिल्कुल हर जगह पे ये मज़हब को डिनाई कर रहे हैं हिंदुओं के कहने पे, इंडिया के कहने पे। अब यहाँ पे एक नेक्सस बना हुआ है, वो नेक्सस है इजराइल का, इंडिया का और अफगानिस्तान का। अब उस नेक्सस के तहत जो है इनको इजराइल भी पैसे दे रहा था, इंडिया भी पैसे दे रहा था। इंडिया ने एक अमेरिकन, काबुल के अंदर इंडियन एम्बेसी बनाई है। उस एम्बेसी के अंदर एक टीम जो है, एक 10 बंदों की एक टीम हेडेड बाई ए डायरेक्टर मुसैद की है, एक टीम जो है हेडेड बाई डायरेक्टर इंटेलिजेंस टीम जो है वो रॉ की है, और वहाँ पे इंडियन आर्मी के जो लोग हैं, एक ब्रिगेडियर की सरबराही में कोई 10 लोग हैं वो बैठे, और वो सारे बेसिकली ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। जैसे बलूचिस्तान में 12 शहरों में एकदम ऑपरेशन हुए थे, वो किस तरह हुए थे? वो मिलिट्री प्लानर्स के जरिए हुए थे ना। तो इसलिए वो जो वहाँ पे बेसिस थे, पाकिस्तान जब तक उनको हिट करके नलीफा, और पाकिस्तान को ये ऑपरेशन जारी रखना चाहिए जिस सतह आप अल्टीमेट सक्सेस तक पहुँचने। कल अफगानिस्तान का वो क्या टोलो न्यूज़ या माज न्यूज़ है वो कि उसकी रिपोर्ट आ रही थी कि जितनी लीडरशिप है भाग के बामियान में चली गई है। अच्छा। और उन्होंने हेलीकॉप्टर भी दिखाया जिससे वो तो गारो शारों में जा रहे हैं। फिर अफगानिस्तान के अंदर एक स्ट्रगल चल रही है नेशनल फ्रंट की, NRC, जिसमें अब वो अहमद शाह मसूद का बेटा है जो उस को लीड कर रहा है, जो पंजशेर के इलाके में। वो भी कह रहे हैं कि ये अफगानी जो है वो जुल्म कर रहे हैं और हम अफगानिस्तान के इस हुकूमत से, जो तालिबान की हुकूमत है, इससे आज़ादी। देखिए एक चीज़ जो गौर करने वाली है, पाकिस्तान जो है वो तालिबान की हुकूमत, तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहा है, वो अवाम के ख़िलाफ़ कोई उसकी बिल्कुल ऐसी वो अफगानिस्तान के अवाम को भी इन मुनाफिकीन से इजाज़त दिलाना चाहता है। ये इसलिए कि ये लोग जब आए थे इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे आए थे, और जब ये आए थे और पाकिस्तान की मदद से इन्होंने टेक ओवर किया था, उसने कहा था कि हम अफगानिस्तान के अंदर ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन ये तो उस पर कब्जा करके बैठ गया क्योंकि इनमें पावर का लस्ट है। मैंने पता है ना कि एक अमेरिकन ने किसी ने कहा था कि दे कैन सेल देयर मदर फॉर द मनी। तो जब इनको पावर मिल गई और पैसा मिल गया है, पैसा आ रहा है स्मगलिंग से, पैसा आ रहा है वेपन कल्चर से, पैसा आ रहा है अमेरिकन से, वो ये खा रहे हैं और उसके साथ पावर इनको मिल गई। तो ये जो पाकिस्तान ने इनको 12 समझा, नहीं समझे, तो फिर देखिए ना, जब कोई शख्स डायलॉग को नहीं समझेगा, फिर तो आपका एक अपना पड़ोसी नहीं समझेगा अगर वो आपसे लड़ता है, आपका एक दोस्त नहीं समझेगा, आपका एक दुश्मन, फिर आप क्या करेंगे? फिर नेचुरली फिर हथियार उठाए जाते हैं। इसीलिए हथियार उठते हैं कि डायलॉग की फिजा को जब कोई नहीं मानता, तो इसलिए पाकिस्तान ने फिर अल्टीमेटली बाय फोर्स पाकिस्तान को ये ऑपरेशन करना पड़ा, और ये ऑपरेशन अभी जारी है। और जिससे तमाम दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तबाह होता, बहरहाल पाकिस्तान इस ऑपरेशन से पीछे नहीं हटेगा। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि पहली दफ़ा हमें पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी के अंदर एक क्लैरिटी नज़र आ रही है। ठीक है सर, मिलिट्री पावर को अगर कंपेयर करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो कितना फ़र्क है? नहीं, मिलिट्री पावर को नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि अफगानिस्तान की मिलिट्री तो है कोई नहीं, वो तो बोरोड मिलिट्री है ना तो कोई बड़ी इफेक्टिव फोर्स है, वो डिसऑर्गेनाइज लोग हैं और उनके पास वो वेपन या वो असला है जो अमेरिकन छोड़ के गए थे। अगर वो हमवीज़ हैं तो वो अमेरिकन छोड़ के गए थे, वेपन है तो वो अमेरिकन छोड़ के गए थे। $10.6 बिलियन का असला था जो इन्होंने बहुत दहशतगर्द तंजीमों को दे दिया, कुछ अपनी फ़ौज को दे दिया। तो देयर इज अ मार्क डिफरेंस इन पाकिस्तान ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री की जब आप बात करें। और अगर ये सिचुएशन ज़्यादा सीरियस हो गई तो ये फुल स्केल वॉर होने का खतरा है? नहीं, ये अभी तो भी बायलैटरल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है और कोई और मुल्क के अंदर शामिल है। अगर स्पेसिफिकली आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं बिल्कुल, तो ये जो उसके अंदर इंडिया है, अगर इंडिया ने कोई हरकत की अपने बॉर्डर से तो पाकिस्तान तो उनको भी निमट लेगा। ठीक। बाकी इजराइल तो बड़ी दूर बैठा हुआ है, जैसे इंटेलिजेंस के जरिए वो इंटरफेयर कर रहे हैं, पैसे के जरिए वो इंटरफेयर कर रहे हैं, इनको पैसा भी दे रहे हैं, इनको जैसे मैंने कहा मुसैद की एक टीम अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है इजराइल के साथ और जो कुछ ईरान कर रहा है तो कॉम्प्लेक्शन बहुत चेंज होगी। लेकिन ये बाइलेट दरमियान, दोनों के दरमियान एक जंग है, इसका कंपैरिजन अफगानिस्तान से कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए पाकिस्तान अब रुकेगा नहीं, जिस वजह ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर डिसमेंटल नहीं हो जाता। सर, एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग जारी है और दूसरी जानिब देखा जाए तो इसराइल, अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया। और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान मज़ीद गुस्से में आ गया है और मिडल ईस्ट को भी लपेट में ले लिया इस जंग की। आप इसको कैसे देख रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है?
बात ये कि बड़े अरसे से ये तो अपेरेंट था कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करना है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि जिस तरह ईरान अमेरिका ने अपनी नेवल पावर डेवलप करनी शुरू की थी, एयरक्राफ्ट कैरियर ले आया था, डिस्ट्रॉयर्स ले आया था, ठीक, और वो पूरा नेवल आर्मेडा ले आया था, फिर वो F-35 F-35 स्टाइल टॉमाहॉक मिसाइल और F-22 ट्रेपर और जितने भी स्टेल्थ बॉम्बर ये सारे डिप्लॉय कर दिए। तो ये खास ज़ाहिर है उन्होंने खुशी को अपना कोई जश्न मनाने के लिए तो डिप्लॉय नहीं किए थे। मकसद तो ये था कि ईरान की नोज टाइट करो। अब वहाँ पे नेतन्याहू जो है, इस वक्त आप ये जानिए कि दुनिया में लोगों को ये पता होना चाहिए कि दुनिया में एक मजहबी जनूनियत का नेक्सस चल रहा है। वो है, आपको पता है कि इजराइल में यहूदी रहते हैं, यहूदी रिलीजन भी दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, ठीक है, लेकिन यहूदियों के अंदर एक ग्रुप है जो ज़ियोनिस्ट है। ठीक है, ज़ियोनिस्ट वो हैं जो बहुत पहले 1800 के अंदर थियोडर हेज़ल था, एक दहशतगर्द, एक ऐसी तरह ज़ियोनिस्ट के लिए उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि इजराइल का स्टेट का। उस वक्त एक बरतानिया की जो रॉयल कॉ फैमिली है, जो शाही फैमिली है, उन्होंने उसको ख़त लिखा था कि हम यहूदियों को आबाद करेंगे किसी एक जगह पे लाके, और वो तमाम का तमाम उसने ज़ियोनिज़्म का कॉन्सेप्ट दिया था। वो ये था कि बाई फोर्स दहशत के ज़रिए और टेरर के ज़रिए जो है वो अपनी अथॉरिटी को डेवलप करो। तो ज़ियोनिज़्म इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑन टेररिज्म। इसी तरह अमेरिकन में हाई ग्रेड, अमेरिका के अंदर न्योकॉन्स हैं, न्योकॉन्स और हाई ग्रेड क्रिश्चियंस। ठीक है, हाई ग्रेड क्रिश्चियंस का मतलब है कि वो भी मुसलमानों के खिलाफ और दहशतगर्दी पर बिलीव करते। तो एक नेक्सस है न्योकॉन्स का और ज़ियोनिज़्म का, जो मजहबी जनूनियत के ऊपर मुब्तला है। और आपको पता है वो ग्रेटर इजराइल चाहते हैं, अमेरिका जो है वो सुपर पावर बनना, यूनिलेटरल पावर बनना चाहता है। इसके साथ एक चीज़ और डेवलप हो गई है सब कॉन्टिनेंट में, जो है हिंदुत्व। ठीक है, हिंदुत्व भी जो है वो हिंदू रिलीजन की जो एक्सट्रीम फॉर्म है, जो आरएसएस रिफ्लेक्ट करती है, जो हिटलर और मुसोलिनी के ख्यालात से इम्प्रेस होके बनाई गई थी आरएसएस जो है। इसीलिए आरएसएस कितने वो बैन हुई। और आरएसएस वो तंजीम है जिसने पाकिस्तान इंडिया की जो बेसिस हैं उसको दहशतगर्दी के ऊपर कर दिया था। जब पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुए तो 1 महीने बाद इस आरएसएस के एक प्रीचक ने क्लोज रेंज के ऊपर गांधी को गोली मार दी थी, जो मैन ऑफ पीस जिसको बापू कहते हैं। उसकी तस्वीर हर दफ्तर में पीछे ऐसी ये थे 2 नंबरी हैं, एक तरह उसको मारा था, उसकी तस्वीर लगा के उसको बापू कहते। तो ये एक हिंदुत्व का, न्योकॉन्स का और ज़ियोनिज़्म का एक नेक्सस है, ठीक है, जो मजहबी जनूनियत पे मुब्तला है। ठीक है, ये वजूद में आया। और ये जब वजूद में आया तो आपको याद है जब हमास ने हमला किया था, वो हमास के साथ इनकी टसल शुरू हुई, उस वक्त नेतन्याहू ने एक तकरीर की थी। उस तकरीर में उसने तुरा का रेफरेंस देते हुए कहा था कि जी हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि हम उस अपने मजहबी टीचिंग के मुताबिक हम अपने मुसलमानों को मारने के लिए बूढ़ों को भी मार देंगे, बुज़ुर्गों को भी मार देंगे, शीप्स को भी मार देंगे, काउस को भी ख़त्म कर दे। तो उसने उस वक्त इस जंग को, ये जो हो रही है, इसको एक मजहबी जनूनियत का रंग दे दिया। और अभी उसकी फिर बयान आया था कि मेरा 40 साल का ख्वाब था कि मैं ईरान की लीडरशिप पे हमला करूँ। उसमें अब ट्रम्प जैसा करैक्टरलेस आदमी आ गया। आपको पता है ट्रम्प जैसा करैक्टरलेस, झूठा, मुनाफिक पूरी दुनिया में, अमेरिका की तारीख में नहीं पैदा हुआ था। और अभी एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नाम है टेड बाउ, अमेरिकन कांग्रेस रिपब्लिकन है। उनका भी एक ट्वीट आया है, उनके स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रम्प जो है वो छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल क्राइम में इन्वॉल्व, और उसकी उन्होंने तस्वीर बाकायदा लगाई हुई है। तो ये जो शख्स है, अगर जिसका ये करैक्टर है, इतना करैक्टरलेस आदमी है, वो मिल गया नेतन्याहू के साथ। दरमियान में एक और शख्स है जिसका नाम है जैरेड कुशनर, जो ट्रम्प का सन इन लॉ है। वो हाई ग्रेड जू, हाई ग्रेड ज़ियोनिस्ट है। तो ये जो मजहबी जनूनियत पे जो बना हुआ नेक्सस है, इसकी ये एम्फेसिस थी कि जी ईरान के ऊपर हमला करें। स्पेसिफिकली मसला क्या ईरान से? मसला तो इस मसला आपको पता है ना, जब मजहबी जनूनियत होती है तो मसला क्या होता है कि अपने मुखालिफ को मार दो, जो मुसलमानों। सर कहा जा रहा है कि ईरान जो था वो न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था, ये भी प्रॉब्लम थी, इसराइल को डर रहा है। पहली तो बात ये, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था तो क्या दुनिया में और न्यूक्लियर पावर नहीं है? बिल्कुल ऐसी। ईरान सॉवरेन कंट्री नहीं है। ईरान हैज ऑल द राइट टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। किसी के बच्चे को तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए कि ईरान न्यूक्लियर पावर क्यों बन रहा है। ईरान इज अ सॉवरेन 100 ईयर्स की
ईरान कोई कल आज़ाद नहीं हुआ 1930 में, 1932 ऐसी है। ईरान एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, रोमन्स के ज़माने से, इस्लाम के पहले से वो सिविलाइजेशन है। बिल्कुल ठीक। ईरान मौजूद है, फारस मौजूद था, रोमन्स मौजूद थे, ठीक है। तो ये उस वक्त से ये लोग मौजूद हैं, तो एक हिस्ट्री है उनकी। तो अगर वो न्यूक्लियर पावर बनेंगे तो किसी के बच्चे को क्या तकलीफ है कि क्यों न्यूक्लियर पावर बने? ट्रम्प जैसे करेक्टर्स आदमी को क्या प्रॉब्लम है? नेतन्याहू जैसे दहशतगर्द को क्या प्रॉब्लम है कि वो न्यूक्लियर पावर बने? क्या इजराइल न्यूक्लियर पावर नहीं है? क्या फ्रांस न्यूक्लियर पावर नहीं है? अभी फ्रांस के सदर मैक्रोन का कल स्टेटमेंट चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम अपने जौहरी हथियारों में इजाफा करेंगे और उन सबको सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। अमेरिका न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो ये न्यूक्लियर पावर रहना तो उनका हक था, लेकिन ये उसको प्रोपेगेंडे के तौर पर लेके को उनका डर ये था कि ईरान न्यूक्लियर पावर उठाएगा, वो बनेगा तो उठा के बम हमारे ऊपर मार देगा। तो बात ये है कि ईरान के पूरा हक था, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि एक ग्रेटर इजराइल का प्लान है, और ग्रेटर इजराइल के प्लान के अंदर ये ईरान, सऊदी अरब का कुछ हिस्सा, शाम और इसके साथ इराक, और ये इवन मिडल ईस्ट के अंदर ये यूएई जो ईरान की जो अभी दोस्ती करके बैठे हुए हैं इजराइल से, ये सब ग्रेटर इजराइल के अंदर आते हैं। ठीक है। जैसे अभी कल टकर कार्सन है, एक बहुत बड़ा थिंकर है, उसने कल कहा कि ये जो ईरान जो अब आपको पता है ना कि यूएई की जो है वो इजराइल से दोस्ती हो गई थी। यूएई ने इजराइल को वीज़ा फ्री सर्विस दे दी थी, बहरीन की, कुवैत की। तो वो एक उसका उनका ये अमेरिकन है, उसका एक स्टेटमेंट आई है कि अब उनसे दोस्ती भी है ईरान की, कि इजराइल ये चाहता था कि इन खलीजी रियासतों को भी जंग में इन्वॉल्व करें, इनको भी तबाह करें। तो उसका ये कॉन्सेप्ट था ग्रेटर इजराइल के बारे में कि हमने ईरान, क्योंकि ईरान एक रेजिस्टेंस पावर है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी, वो उसको सस्टेन कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट टाइम भी जब ईरान ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया था, उन्होंने फुल फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड किया था। वो 20 साल से ये तैयारी कर रहे थे। उनके बहुत सारे थिंकर इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि हमने जितनी भी तैयारी की थी इस कॉन्सेप्ट के तहत की थी कि अल्टीमेटली हमने अमेरिका से लड़ना। तो जब ट्रम्प जैसा करेक्टर्स आदमी और नेतन्याहू जैसा दहशतगर्द और बूजी जैसा हिटलर और मुसोलिनी से भी गंदा इंसान जब आपस में मिल जाएंगे तो दुनिया में अमन किस तरह रहेगा? बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मारने का प्लान एक लंबे अरसे से चलता आ रहा था, ये फुलफिल कैसे हो गया? अब इसकी असल में मैंने पढ़ा कि इजराइल बड़े अरसे से प्लान कर रहा था कि ईरान की लीडरशिप को, जैसे पिछली दफ़ा भी ट्रम्प ने रिजीम चेंज का नाम लिया, इजराइल भी रिजीम चेंज चाह रहा था। हालांकि अगर आप रियलिटी में देखिए तो ट्रम्प को CIA ने अब कल परसों पेंटागन ने एक 90 मिनट्स की ब्रीफिंग दी है अमेरिकन कांग्रेस में, जिसमें सेनेटर्स और कांग्रेसमैन थे, रिपब्लिकन के भी, डेमोक्रेट के भी। 90 मिनट्स की ब्रीफिंग क्लोज डोर सेशन हुआ। ठीक है। उसमें CIA ने अपनी असेसमेंट दी है और उन्होंने कहा कि ये हमने तीन जंग से कुछ हफ्ते पहले, 3-4 हफ्ते पहले ट्रम्प को ये बता दिया था कि अगर आप ईरान में रिजीम चेंज करेंगे और आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करेंगे तो अगले आने वाला रिजीम उससे भी सख्त होगा। अच्छा, इसका मतलब वो रिजीम चेंज का कॉन्सेप्ट तो फिर उन्होंने ये कहा, पेंटागन ने, CIA ने, FBI ने, उन्होंने कहा ट्रम्प जो ये कह रहा है कि ईरान वो एटम बम, वो मिसाइल बनाने जा रहा था जो अमेरिका को हिट करता, कहता है इस किस्म के कोई इंटेलिजेंस असेसमेंट में किसी तरह से हमें ना कोई एविडेंस मिला है, ना कोई शवाहिद मिले, ना इस की बेस। इसका मतलब है कि ट्रम्प ने झूठ के ऊपर, हिपोक्रेसी के ऊपर, धोखाधड़ी के ऊपर एक दहशतगर्द के साथ मिलके, क्योंकि ट्रम्प जैसा करैक्टर आदमी ही मिल सकता है नेतन्याहू के साथ, उसके साथ मिलके दहशतगर्दी की और ईरान के हमरा हुआ। और खामनेई को उन्होंने खामनेई को वो ट्रेस कर रहे थे कॉन्स्टेंटली। तुम्हें पता है जब लास्ट टाइम ईरान ने इजराइल ईरान पे हमला किया था तो 30 साइंसदान मार दिए, क्योंकि सबसे बड़ा मैं हमेशा ये कहता था कि बाकी चीज़ें तो ईरान फेस कर लेगा, लेकिन ईरान के अंदर जो है मोसाद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो और मोसाद का और रॉ का, बिल्कुल रॉ जो इंडिया की एजेंसी है। ऐसे आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव पकड़ा गया तो कहाँ से आया था? उसका नेटवर्क काम कहाँ कर रहा था? चाबहार में काम कर रहा था। ईरान ने, बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान ने ईरान के ख़िलाफ़ कभी कोई जासूसी नहीं की, लेकिन ईरान ने जानबूझ के रॉ के नेटवर्क्स को ईरान के अंदर रखा हुआ था। उनको पता था कि ये रॉ के, क्योंकि ईरान को प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान के सीस्तान रीजन में बलूचिस्तान के साथ। वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान को, ईरान ये हकीकत है कि वो रज़ा शाह पहलवी के बाद जितने रिजीम आए वो उसको अनस्टेबल रखना चाहते थे। उनको पता था कि वहाँ पर रॉ के नेटवर्क आ रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके ईरान को भी नुकसान हुआ कि जब लास्ट टाइम इजराइल ने हमला किया तो 74 रॉ के ऑपरेटर्स पकड़े गए थे जो मोसाद के साथ मिलके
ईरान के अंदर काम कर रहे थे, उन साइंसदानों की जितनी लोकेशंस थी वो उन्होंने प्रोवाइड की थी मोसाद को, जिसके ज़रिए उन्होंने मोसाद के लोगों को टारगेट किया। फिर उसके साथ साथ अभी बात ये आ रही है कि AI का भी इस्तेमाल हुआ और ईरान में जितने ट्रैफिक सिग्नल्स लगे थे उनके अंदर ऐसे कैमरे लगे होते सेंसिटिव जो फेस इमेजेस लेते थे और लोगों की मूवमेंट को डिटेक्ट करते थे, जिसके ऊपर डाउनलोड किया जाता था ईरान में उनके मोसाद के ऑपरेशन सेंटर में। तो खamenei का भी रिपीटेडली ये भी आ रहा है कि उसके दामाद ने उसको धोखा दिया। खamenei साहब को पता था कि वो टारगेट हो जाएंगे, वो शहीद हो जाएंगे। अब हर मुल्क की एक ब्लू बुक होती है, एक प्रोटोकॉल बुक होती है और उसकी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट ये होते हैं कि जब इस किस्म की जंग हो रहे तो सारी लीडरशिप को आप एक कमरे में नहीं बिठाते। तो ईरान का भी एक कसूर है ना कि चले खamenei साहब तो मुझे ऐसे लगता है कि खamenei साहब ने अपनी शहादत की इंडिकेशन दे दी थी। वो बहुत बड़े इंसान थे, उनका बहुत बड़ा विजन था, उन्हें पता था वो शहीद हो जाएंगे। गालिबन उन्होंने ये सोचा होगा, अब ये मेरी सोच है, इसको कहीं से सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के अंदर जब लास्ट टाइम अटैक हुआ उसके बाद आपने देखा ईरान में बहुत बड़े मुजाहरे हुए थे। ऐसे बुनियादी तौर पे तो वो मुजाहरे हुए थे अपना प्राइस हाइक इन्फ्लेशन के ऊपर, क्योंकि ईरान में ज़िंदगी मुश्किल थी, डॉलर डाउन हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा था, तो वहाँ पे डिवीज़न आ गई बहुत सारे लोगों में। तो खamenei साहब ने ये सोचा होगा कि मेरी शहादत के बाद ईरान जो है वो फर्दर यूनाइट हो जाएगा और ये जो चीज़ है, ये जो चल रहा है कि जी ईरान के अंदर डिवीजन है पब्लिक में। अब आप देख लें जब वो शहीद हुए हैं तो उनके जनाजे के अंदर कितने लोग थे और ईरान एक नई विगर के साथ सामने आया और उसके साथ ईरान ने तो वो उसका डिज़ायर थी नेतन्याहू की और उन्होंने उनको ट्रेस किया। जैसे मैंने कहा ईरान में मोसाद का बहुत इफेक्टिव नेटवर्क काम कर रहा था जिसको ईरानियन डिटेक्ट नहीं कर सके, उनको इस पर काम करना चाहिए था। अभी उनके अहमदुद्दीन निजाद साहब का भी ट्वीट आया था, उन्होंने कहा जी ईरान ने जब लास्ट टाइम ये साइंसदान उनके टारगेट हुए और मोसाद के भी लोग पकड़े गए, रॉ को भी लोग पकड़े गए, तो उन्होंने एक यूनिट बनाया था मोसाद के एजेंट्स को और नेटवर्क्स को काबू करने के लिए और हॉल इन करने के लिए। तो इंसिडेंटली उसका हेड जिसको लगाया था वो भी मोसाद का नेट एजेंट। अच्छा, तो ये था, ये सेंसिटिविटी, ये वल्नरेबिलिटी थी जो ईरान के अंदर मौजूद थी और यही वल्नरेबिलिटी है जिसके जरिए खamenei साहब ने मीटिंग बुलाई। गालिबन को इंड्यूस किया गया था मीटिंग के लाने के लिए, मीटिंग में बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में हुआ जब ज़िया-उल-हक साहब बावलपुर गए थे तो उन्होंने बावलपुर जाना नहीं था, लेकिन उनको वो देखने गए, एक ट्रायल देखने गए थे अमेरिकन टैंक का, उनको बुलाया गया था। उसके बाद फिर आपने देखा ज़िया-उल-हक साहब का तैयारा था। तो मुझे लगता है कि इनको भी इंड्यूस किया गया था कि आप मीटिंग के लिए आए और फिर जैसे ही वो वहाँ पहुँचे उनकी तस्वीर भेज दी गई और फिर वहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन मारा। ठीक है सर, आयतुल्लाह खamenei सुप्रीम लीडर की शहादत इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वॉर क्राइम नहीं है? ये है वॉर क्राइम बिल्कुल, लेकिन वॉर क्राइम लेके कौन जाएगा? किसी को जाना पड़ेगा। अब साउथ अफ्रीका की तरह हर एक बंदा तो इतना वो नहीं है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, और उसके लिए फिर आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को जेनोसाइड का क्रिमिनल डिक्लेयर किया है, लेकिन अमेरिका और नेतन्याहू वो ट्रम्प जैसा आदमी उसको अभी भी गले लगाता है। किसी मुल्क ने उसको अरेस्ट किया? ये यहूदियों की इनकी जो पावर इतनी है कि ये पूरे का पूरा, जैसे अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एपैक बुनियादी तौर पे यहूदियों की कायम करदा ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर सारे बिलियनर यहूदी हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो होते हैं उनकी जो इलेक्शन कैंपेन होती है और उनके जो कंडक्ट, उनके जो खर्चे होते हैं उसको स्पॉन्सर करते हैं। ट्रम्प को भी 140 मिलियन, 132 मिलियन, 120, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे फर्म, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने दिया था। एक फैमिली है जो मेरा जहन से नाम निकल गया, उन्होंने लास्ट इलेक्शन में ट्रम्प को जो पैसे दिए थे $200 मिलियन, उसके बाद उन्होंने ट्रम्प से कमिटमेंट ये ली थी कि आप जब पावर में आओगे तो एम्बेसी को जेरूसलम में शिफ्ट करोगे। और आप पता है लास्ट टाइम ट्रम्प ने एम्बेसी को जेरूसलम में शिफ्ट किया, इस दफ़ा भी उसकी इलेक्शन कैंपेन को। अदरवाइज आप बताते हैं जिस बंदे का एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है और ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया और ये कहा जा रहा है कि वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिनसी जुराइम में। सर फिर नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कैसे हो गए? नहीं, नॉमिनेट तो किसने, पाकिस्तान ने किया था ना, बाकी किसी ने तो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान ने नॉमिनेट, वो तो पाकिस्तान ने उसमें देखो मौके का फ़ायदा उठाया था ना, तो वो मौके का फ़ायदा उठाया क्योंकि आपकी इंडिया के साथ टसल चल रही थी, इंडिया के ऊपर टैरिफ्स रख रहे थे, पाकिस्तान ने उसका एक अपॉर्चुनिटी मिली, पाकिस्तान ने उसको नॉमिनेट कर दिया ताकि अमेरिका आपकी तरफ ज़्यादा झुक जाए। और उसके बाद देखा जब इंडिया का अटैक हुआ तो ट्रम्प ने हर मीटिंग में कभी 6 तैयार तो कभी 8 तैयार तो कभी 10। ऐसे ही है सर, लेकिन अब वो नॉमिनेशन वापस लेनी चाहिए? नहीं, अभी तो हो गया ना, गुजर गई, वो तो नॉमिनेट मिल गया ना पिछले साल का नोबेल प्राइज, तो नॉमिनेशन ख़त्म हो गई। सर जैसे भी आपने बताया कि इसराइल यही चाहता था कि गल्फ कंट्रीज़ भी इस जंग की लपेट में आ जाए, तो वो तो अपने मिशन में कामयाब हो गए।
ईरान मैं यही attack कह कर रहा हूँ ना कि उन्हें एक तीर से दो शिकार किए ना। एक तो ईरान के ऊपर बम मारा, तो है। ईरान ने तो पहले कह दिया था बड़ी क्लैरिटी से कि हम हर उस एसेट पे हमला करेंगे जहाँ अमेरिकन फौजी मौजूद। ठीक है। तो अमेरिकन बेसिस कहाँ पे है? कतर में है। ठीक है। अमेरिकन बेसिस बहरीन में है, 5th फ्लीट है। कतर में अल अदीद एयरबेस है, यूएई में है, सऊदी अरब में है। तो साफ जाहिर है फिर वहाँ पे तो बम पड़ने थे ना। ठीक है। इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, फिर ठीक कहा था। नहीं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो था, वो तो पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान था ना। बिल्कुल ठीक है। ये तो जो है बेसिस अगर पाकिस्तान में भी होती तो फिर यहाँ पर भी अटैक होता। नहीं, पाकिस्तान में बेस क्यों होती? पाकिस्तान क्यों बेस देता? पाकिस्तान ने तो उस वक्त दिया था जिस वक्त ये वॉर ऑन टेरर होती है, और फिर पाकिस्तान ने खाली करा दिया था शमसी एयरबेस जो है। उसके बाद जो इवन जो यहाँ पे CIA के लोग जो आए थे उनको भी वापस भेज दिया गया था। ठीक है। उस वक्त तो पाकिस्तान देखो ना एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिकन आए थे उनको सपोर्ट कर रहा था। वो भी गलत था शमसी एयरबेस देना, पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए था। वाई शुड पाकिस्तान बिकम अपना एजेंट या सब्सक्राइबर ऑफ टेरर अमेरिकन टेररिज्म? बिकॉज अमेरिकन ने उस ज़माने में जो ऑपरेशन किया अफगानिस्तान ने, अमेरिकन ने वहाँ भी बहुत बड़ा टेररिज्म किया, लोगों को, बहुत इनोसेंट लोगों को मारा। जिस तरह इराक़ के अंदर आज भी अबू गरीब की जेल जो है उसकी दीवारें रोती हैं जो अमेरिकन ने वहाँ पे इराक़ियों पे मुजालिम किए, और जिस तरह इराक़ियों को उन्होंने टारगेट किया है, इराक़ियों को शहीद किया है, इराक़ियों को मारा है। नहीं तो अमेरिकन दे आर स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। ये दुनिया पूरी में दहशतगर्दी जो फैली है ये अमेरिकन लीडरशिप की वजह से फैलती है। बिल्कुल ठीक है। जो लिबिया में जो कज़ाफ़ी को टारगेट, कज़ाफ़ी वाज ए वेलफेयर ओरिएंटेड पर्सन, अपने मुल्क को बहुत अच्छा रन कर रहा था, अपना पब्लिक का ख्याल रखता था, उसको इन्होंने मार दिया। सद्दाम हुसैन को मार दिया। सद्दाम हुसैन को क्यों इन्होंने मारा? भाई इराक़ है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनका जो हेड है वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। लेकिन चूंकि वहाँ से तेल की दौलत चुरानी थी, कॉन्डोलीज़ा राइस जैसे लोग मौजूद थे, उन्होंने तेल की दौलत चुरानी थी, तो वहाँ पे इराक़ पे हमला कर दिया एक फॉल्स प्रेटेक्स्ट में कि अब इराक़ के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। जब इराक़ के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उन्होंने कहा तो ये वॉर ख़त्म हो गई। तो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई, बरतानिया के एक लॉयर है सर चिलकोट, ठीक है। उसको चिलकोट इंक्वायरी कहते हैं। वो कोई 8-10 हज़ार पेजेस की इंक्वायरी है। उन्होंने इंक्वायरी की और फिर उसकी बहुत सारी रिकमेंडेशन के साथ एक कंक्लूजन ये था कि जब इराक़ और इराक़ के अमेरिका ने इराक़ के खिलाफ जंग शुरू है तो इराक़ के पास कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे। अब दुनिया में उसका टोनी ब्लेयर था जो अभी गाज़ा पीस बोर्ड का मेंबर है, बहुत झूठा आदमी है, करेक्टरलेस इंसान। उस शख्स ने बरतानिया की पब्लिक से झूठ बोला कि इराक़ के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ये है कैलिबर लीडर्स का। और बुश जो था जिसके ऊपर एप्स्टीन फाइल में अब क्या रहा है कि वो बच्चों के पीसेस काट के खाता था, उसके खिलाफ जो है उसने झूठ बोला अमेरिकन पब्लिक से कि ये वेपन, क्योंकि 9/11 का भी ड्रामा क्रिएट किया गया था ना। 9/11 का ड्रामा मोसाद ने और CIA ने प्लान किया था ताकि अमेरिका जो है, अब आप मुझे बताइए 9/11 में कोई अफगानी था? नहीं। तो क्या रीज़न था अफगानिस्तान में आने का? जाते ना उन मुल्कों में जिस मुल्कों के लोग थे। बिल्कुल ऐसी है। तो ये एक ड्रामा, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इस किस्म के ऑपरेशन करके अमेरिका दुनिया में टेररिज्म को हवा भी देता है, जन्म भी देता है और एक्सपैंड भी करता है। बिल्कुल सही बात है। ईरान इस वक्त अटैक कर रहा है गल्फ कंट्रीज़ में, सबसे ज़्यादा अटैक किया जा रहा है UAE में। UAE में क्यों ज़्यादा अटैक हो रहे हैं? मैंने बताया ना, अमेरिकन जो है जहाँ भी बेसिस हैं, UAE में भी उतने अटैक हुए हैं, सऊदी अरब में भी हुए हैं, बहरीन में भी हुआ है। में तो रियाद में वो जो US एम्बेसी में हुआ, US एम्बेसी में हुआ। फिर उसको उन्होंने उसके ऊपर भी क्या कहते हैं अरामको की, बिल्कुल ऐसी उसके ऊपर भी अटैक किया। तो वहाँ पे UAE में एम्बेसी नहीं, जो अमेरिकन बेस है उसके ऊपर भी अटैक हो। अब ये ईरान की पॉलिसी है, मैं और आप उसमें इंटरफेयर तो नहीं कर सकते। दो मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर इतना फरोशियस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ईरान ने चूँकि डिसाइड कर लिया था कि जी हम हर उस फैसिलिटी पे हमला करेंगे जहाँ पे अमेरिकन मौजूद है, तो ये ईरान की पॉलिसी है, दे आर फॉलोइंग इट अप। ना आप रोक सकते हैं उसको, ना मैं रोक सकता हूँ। ईरान जी चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात ना किए जाएं, तो मुज़ाकरात अगर ना हुए तो सर ये फिर जंग कितनी देर तक चलेगी? ये इस वक्त ये चांसेस हैं, ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन बन गई है। और वॉर ऑफ एट्रिशन क्या, मज़ाहमत की जंग जो है ईरान ने कह दिया, क्योंकि ईरान ने इस वक्त ये किया है कि उन्होंने अपनी जितनी कमांड है ना इन मिसाइल्स फोर्सेस की, वो डिसेंट्रलाइज कर दी है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई सेंट्रल कमांडर नहीं है। ठीक है। जिस जगह पे जो कमांडर बैठा है वो डिसीजन ले रहा है। वो कहता है मैंने ओमान को मारना है, चलो ये मारो। वो कहता है इजराइल को मारना है, चलो कोई सेंटर, क्योंकि उनके जो सेंट्रलाइज D3 नोड है ना, वो नोड जो वो ख़त्म हो गए। तो अब वो जो है वहाँ पे जो चीज़ें हैं
वो चाइना भी कह रहा है, रशिया भी कह रहा है कि जी रशिया के जैसे अभी पुतिन की स्टेटमेंट आई है कि अगर ये वॉर ना रुकी तो इट कैन कन्वर्ट इनटू द थर्ड वॉर। तो ट्रम्प को कोई अकल के नाखून लेने चाहिए। और चाइना भी कह रहा है कि जी ये जो जंग है इसको रुकना चाहिए। लेकिन मुसीबत ये है इस वक्त कि जो एक तो बड़ी ताकतें वो इनिशिएट करती है, जो मिडिल पावर है वो ब्रोकर वो काम करती है मेडिएशन का। और जो खलीज में जो मिडिल पावर है, कतर का बड़ा रोल होता था, ये वो खुद ही अंडर अटैक आई है। इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन ये है कि इस वक्त ये वॉर ऑफ एट्रिशन में कन्वर्ट होगी। और जो वॉर ऑफ एट्रिशन होती है, जैसे ईरान ने अपना स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद कर दी, अब स्टेट ऑफ हॉर्मस से 20% दुनिया का ऑयल पोस्ट, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद करने से अमेरिका को भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के जो फिफ्थ फ्लीट है जो बहरीन में है, अगर उसको सप्लाईज नहीं पहुंचेंगी तो उसको मेंटेन किस तरह करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए ये जंग जो है, इस किस्म की जंग जो होती है फिर लॉन्ग गोइंग हो जाती है, लॉन्ग एंड्योरेंस। उसके फिर सोशल पे भी इफेक्ट आते हैं, इकोनॉमी पे भी इफेक्ट आते हैं, डे टू डे लाइफ पे भी इफेक्ट आते हैं। लेकिन आई एम श्योर, आई होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स इन ईरान ऑल्सो, कि ईरान ने जो कुछ करना था, और मुझे उम्मीद है कि नेतन्याहू भी मर गया है, जैसी रिपोर्ट्स आ रही है। अभी कंफर्म तो नहीं है, कैसे नहीं कंफर्म तो नहीं है, मैं तो वैसे ही बाई टेंडर चीज़ हवा ईजी तो ईरान फायर तो कर रहा है ना मिसाइल, वो उसकी कमांड स्ट्रक्चर पे तो फायर हुआ था ना। अब वो वहाँ था या नहीं था ये कंफर्मेशन नहीं हो रही। तो वहाँ पे अभी खबर आ रही है कि इंडिया ईरान जो अपना बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल भी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कोई फायर करने जा रहा है। मुझे लगता है कोरिया ने भी मिसाइल दिए ईरान को, वैसे चाइना और रशिया ने तो दिए थे, क्योंकि रशियन ने उनको CM-300 को होता है एंटीशिप मिसाइल, वो भी उनके साथ मौजूद है, जिससे उनका बैरी बेड़ा भी डूब सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वॉर के स्टेजेस जो हैं वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल मिसाइल्स की इफेक्ट जो है, और जो जैसे इसराइल भी मार रहा है, अमेरिका भी मार रहा है, बाय एयर मार रहा है, तो मिसाइल्स मार रहा है, ईरान भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, ईरान इसराइल में भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, बाकी जो, तो ये फिर अभी तो लगता है कि जंग कुछ अरसे चलेगी, मे बी हफ्ता, मे बी 10 डेज, लेकिन इट शुड स्टॉप। पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर न्यूट्रल रहेगा या साइड चूज करेगा? नहीं, पाकिस्तान ने तो अपना स्टांस दे दिया ना। अपने पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है उसको भी हम कंडेम करते हैं, हमें करना चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि खलीजी रियासतों पे भी जो अटैक हुआ है उसको भी हम अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी भी हम मजम्मत करते। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का स्टांस है। और पाकिस्तान क्योंकि कनेक्टेड है, आपके सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, ठीक है, कतर के साथ हमारा, देखिए अभी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी बड़ी इफेक्ट होगी। जैसे कतर हाईएस्ट प्रोड्यूसर है LNG का, ठीक है, और LNG के जितने वहाँ पे रफा की क्या उस जगह का नाम है, वहाँ पे जितने प्लांट्स हैं वो बंद हो गए, तेल भी नहीं आएगा, LNG भी नहीं आएगी। बिल्कुल। तो दुनिया में एक बड़ी इन्फ्लेशन आने वाली है, आने वाले दिनों में अगर ये चलती रही, प्राइस हाइक आएगी। ठीक है, अभी मेरा ख्याल जो ऑयल है वो 92 पे तो पहुंच गया है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि अगर ये चलता रहा तो 103। स्ट्रेट ऑफ हार्मस बंद रहने से पाकिस्तान जैसे मुल्कों को कितना नुकसान होगा? सारे मुल्कों को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान नहीं, पाकिस्तान को इफेक्ट होगा, हर मुल्क को इफेक्ट होगा। जब तेल नहीं पहुंचेगा या तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, पहले तो कीमतें ऊपर जाएंगी, चलो कीमतें ऊपर चलेगी, सप्लाई तो आनी चाहिए ना। ऐसे ही है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, अगर तेल की सप्लाई ना आई तो आपकी कितनी सारी चीज़ें ऑयल से चलती है। बिल्कुल ऐसी है। आपकी कितने ज़िंदगी की डेली लाइफ में आप कितनी चीज़ें एनर्जी से चलती है। ऐसी है। जब वो नहीं पहुंचेंगी तो क्या होगा, डिमांड, वो चीज़ें सप्लाईज नहीं आएंगी, डिमांड और सप्लाई का मसला हो जाएगा। तो उसके ज़रिए एनर्जी सिक्योरिटी आपकी नहीं होगी। जब आपके पास अपना खाने पीने की चीज़ें जो है वो ऊपर, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। हर चीज़ आपको पता है, पाकिस्तान में जब भी तेल की कीमत बढ़ती है, बसों के किराए बढ़ जाते, हर चीज़ बढ़ जाती है। ऐसी है। सो इसलिए उसका इफेक्ट आ सकता है और आएगा अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मस लॉन्गर पीरियड के लिए बंद रही। अगर ईरान इसी तरह मजबूत तरीके से जवाब देता रहा तो ये जो मिडल ईस्ट है ये पूरा वॉर में तब्दील हो सकता है। यही होगा जो हो रहा है, मिसाइल्स फायर होते रहेंगे, बस यही होता रहेगा। यही होता, कोई फुट सोल्जर नहीं आएंगे, कोई फिजिकल अटैक नहीं होगा। अब अमेरिकन बहुत सारी चीज़ें अपनी विड्रॉ कर रहे हैं मिडल ईस्टर्न कंट्री से, अपने फौजियों को उठा के वहाँ से लेके जा रहे हैं। कोई साइप्रस लेके जाते, वहाँ साइप्रस ने भी मना कर दिया, वो भी खड़ा हो गया। तो ये जो है अमेरिका जो है इतनी स्टेबल कंडीशन में नहीं होगा, ये बेसिस उसकी वनरेबिलिटी है उसकी। आपको पता है जब बहरीन में मिसाइल फायर हुए हैं अमेरिकन बेस पे, वहाँ पे बहरीन के शहरियों ने तालियां बजाई, बिल्कुल ऐसी पर निकल आए, बिल्कुल ऐसी सर। दे फेल्ट हैप्पी दैट उनको ये पसंद नहीं था कि अमेरिकन उनके घर अपना मुल्क में बेस बनाए। सर कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं बहरीन में भी रेजिम चेंज होने का
पैदा हो गया है। वो अभी वैसी तो कोई चीज़ बात नहीं है। फिलहाल तो बहरीन इज पासिंग थ्रू दिस क्राइसिस। अगर होता है तो उनका इंटरनल मामला होगा। वहाँ से रिजीन ऐसा कोई ख़राब तो नहीं है कि उसको चेंज किया जाए। अमेरिकन के साथ तो बहुत सारे लोग जो है वो इसलिए भी है कि अमेरिकन उनकी हेल्प भी करते हैं, क्योंकि जितना गल्फ़ है उसकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी तो अमेरिकन ने ली हुई थी ना। अभी सऊदी अरब का जो रिजर्वेशन आ रही है कि जो आपने हमारी सिक्योरिटी के लिए जो एसेट्स थे वो आपने हमारी सिक्योरिटी के बजाय इजराइल को डाइवर्ट कर दी, तो ये भी तो अमेरिकन गेम खेलते हैं ना। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस वक्त न्यूक्लियर एस्केलेशन का जो ख़तरा है वो मौजूद है? न्यूक्लियर अभी तक तो ऐसी जंग इस जगह पे नहीं पहुंची है कि न्यूक्लियर इस्तेमाल हो। आगे आने वाले वक्त में आपको लग रहा है? आई डोंट थिंक सो न्यूक्लियर, क्योंकि ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और बाकी चीज़ें फ़िलहाल जो है अब वो ख़तरा किधर से हो सकता है? अमेरिका तो थ्रेटन नहीं है ना। अमेरिकन की मेन लैंड भी थ्रेटन नहीं है। न्यूक्लियर कब यूज़ होगा? जब किसी भी मुल्क की मेन लैंड थ्रेटन होगी, फिर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बोलता है। जैसे अगर इसराइल की मेन लैंड थ्रेटन हो जाती है और क्लैप्स हो जाता है इसराइल, तो वो फ्रस्ट्रेशन में न्यूक्लियर बम ईरान के ऊपर इस्तेमाल कर। लेकिन उसकी स्टेज तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इसराइल भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, ईरान भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो जंग जारी है, तो उसकी डैमेज जो है ईरान के अंदर, जैसे अभी आ रहा है कि ईरान में भी कोई 780 लोग शहीद हो चुके हैं। अच्छा। इसराइल की तो खबरें रुकी हुई हैं ना कि उन्होंने मीडिया की एक्सेस नहीं, वहाँ पे कोई वो नहीं। लेकिन आई एम श्योर कि वहाँ भी इतने लोग मारे गए होंगे, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं, रील्स आ रही हैं, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्ट्रक्टिव नज़र आती है। और ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स फायर किए। तो मेरा ख्याल ये वॉर जो जाएगी, इसमें अभी तक तो न्यूक्लियर का कोई ऐसा ख़तरा नज़र नहीं आ रहा, जब तक कोई ऐसा मेन लैंड थ्रेट ना हो कि इसराइल कोलैप्स होने वाला हो, फ्रस्ट्रेशन में वो करे। ये अब सर कुछ रिपोर्ट कहती हैं ईरान के बाद इसराइल जो है वो पाकिस्तान पर भी अटैक कर सकता है। पाकिस्तान ने अपना DGI-ISPR ने अल जज़ीरा की टीवी में अपना कॉन्सेप्ट दे दिया है ना कि जी हम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, एंड एनी एफर्ट टूवर्ड्स पाकिस्तान विल रिजल्ट इनटू अ ग्रेटर कैटास्ट्रॉफी। अगर दुनिया को ये पता है, ईरान को भी तो अपना अमेरिका को भी पता है और इंडिया को भी पता है। इसराइल तो पाकिस्तान से दूर है ना। पाकिस्तान इसराइल से बॉर्डर तो शेयर नहीं कर सकता। इसराइल क्या कर सकता है? यही कर सकता है जो वो कर रहा है कि जो मिसाइल्स हैं वही इस्तेमाल उसके ज़रिए तो पाकिस्तान के पास कट मिसाइल है। ऐसे ही ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर आओ, फिर लड़ लेंगे। सर मैं चाहूँगा कि आखिर में आप फ्यूचर प्रेडिक्शन अपने हिसाब से बता देंगे क्या होने जा रहा है, और दुश्मन ममालिक को भी मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। फ्यूचर हमने अभी बात की वो बेसिकली सारी फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे बेस्ड। बिल्कुल ठीक है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि एक वॉर ऑफ एट्रिशन फिलहाल बनी हुई है। अगर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान स्पेसिफिक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिस वक्त तक दहशतगर्दी के अड्डे कंप्लीट ख़त्म नहीं होते, पाकिस्तान ये ऑपरेशन जारी रखेगा। और इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के अंदर बहुत सारे गरीब अवाम, इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स। जैसे मैंने कहा इमाम बारगाह के अंदर जो लोग नमाज पढ़ने के लिए गए थे, उनका क्या कसूर था कि उनको टारगेट। तो हम कब तक ये लॉस बर्दाश्त करते रहे? कब तक ये खून पाकिस्तान में ज़ाया होता रहेगा? तो हमको इसको क्लैरिटी से लेके चलना है। और मुस्तकबिल में मैंने जैसे आप अर्ज किया कि पाकिस्तान को इनडायरेक्ट तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल भी ओपन रखने, क्योंकि दोनों चीज़ें मिलके चलेंगी तो चीज़ें हो सकता है कि जो मैसेज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर डिलीवर किया है, वो कहते हैं ना, एट सम टाइम द पीस कम्स थ्रू द गन ऑफ थ्रू द बैरल ऑफ द गन। बैरल ऑफ द गन पाकिस्तान ने जो इस्तेमाल किया है उसके ऊपर आई होप द बेटर सेंस प्रिवेल्स अफगान लीडरशिप। और वहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए पाकिस्तान को इनडायरेक्ट तरीके से कि वहाँ रिजीम चेंज भी हो जाए। NRF जो उनकी लड़ रही है, ये बाकी लोग हैं, इस किस्म के जो दहशतगर्द, इस किस्म की जो स्मगलर्स हैं, जो खारजीज हैं, इनसे जान छूटनी चाहिए। अफगानिस्तान के अवाम की, अफगानिस्तान की आप इमेजिन करें, अफगानिस्तान के अवाम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। वहाँ खाने के लिए नहीं है, बच्चियों पे जुल्म हो रहा है। 9 साल की बच्ची पे औरत बना के आप जुल्म कर रहे हैं। औरतें तालीम हासिल नहीं कर रही, बच्चे सड़कों पे फिर रहे हैं, जॉब्स नहीं है, महंगाई है। ये अफगान अवाम को भी खड़े होना चाहिए, मैं समझता हूँ, इस किस्म की लीडर। दूसरी बात जहाँ तक ईरान की और अपना इसराइल की, अमेरिका, वो मैंने आपको बताया ट्रंप ने बहुत सारी बातें की है, बहुत थ्रेटन किया है ईरान को कि जब हम ये मार देंगे तो वो मार देंगे। साथ ही वो अपने एसेट भी विड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से। तो ट्रंप के लिए देखिए एक चीज़ गौर करने चाहिए कि ईरान जो मिसाइल मार रहा है, शाप 3 है या फतेह है या इमाद है, इन मिसाइल की कीमत जो है ना वो $1 से $2 मिलियन के गर्द रिवॉल्व करती है, कोई 2 से 3 है। ठीक है। एक मिसाइल को
इंटरसेप्ट करने के लिए 6 से 7 इंटरसेप्टर्स फायर किए जाते हैं और एक 6 से 7 इंटरसेप्टर की तादाद जो है ना वो कोई 15 से 20 मिलियन डॉलर बनती है। अच्छा, तो $1 मिलियन के मिसाइल को आप 15-20 मिलियन डॉलर के इंटरसेप्टर, तो कब तक आप अगर 200 मिसाइल मारे हैं ईरान ने तो कितने अपने इंटरसेप्टर फायर किए होंगे, तो कब तक आप इसको सस्टेन करेंगे। फिर जितना अमेरिका बैरी बेड़ा जो वहाँ आया जिसमें 5000 लोग होते हैं उसका एक दिन का खर्चा निकालें, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा निकालें, लॉजिस्टिक खाने का खर्चा निकालें, फ्यूल का खर्चा निकालें, रनिंग का खर्चा निकालें, तेल का, वो बिलियन ऑफ डॉलर में जाता है एक दिन का खर्चा। बिल्कुल ऐसी है। तो कब तक वो उसको सस्टेन करेगा। तो ये वॉर ऑफ एट्रीशन है जो चल रही है और उसके इकोनॉमिक जो है कॉस्ट है वो अमेरिका पे भी आएगी, इजराइल पे भी आएगी और अभी आ भी रही है। तो आई एम श्योर इट इज़ नॉट फ्रूटफुल ईदर फॉर ईरान। और ईरान ने तो अपनी स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव जो है या अपनी स्ट्रेटेजिक एबिलिटी, अपनी टेक्निकल ऑपरेशनल एबिलिटी जाहिर कर दी है। उन्होंने, वो झुके नहीं हैं, दे आर स्टैंडिंग, वो खड़े हुए हैं, वो फेस कर रहे हैं और फेस करते रहेंगे। ईरान एक बहुत पुरानी कौम है। खमनाई के ज़माने में जो हालांकि पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात बहुत रोलर कोस्टर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ईरान के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है और हमने हमेशा ईरान की बेहतरी की दुआ की है। दो ईरान ने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की है जिससे उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, जैसे वहाँ पर रॉकेट नेटवर्क ऑपरेट करते रहे बलूचिस्तान सिस्तान के ऊपर, कंट्रोल बलूचिस्तान के ऊपर की बेसिस के ऊपर। तो हम ये दुआ करते हैं कि जी ईरान जो है उसको भी ज़्यादा नुकसान ना हो, लॉस ऑफ लाइफ ज़्यादा ना हो और ये जंग जो है अभी रुकने के चांसेस नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ पार जाएंगी ताकि ये कोशिश ये है कि ये इस तरह एस्केलेट ना हो कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाए और पूरी दुनिया जो इसकी लपेट में आ जाए। ठीक है, जिसकी अभी चांसेस नहीं है। ठीक हो गया सर। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ देखते रहिए वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान। मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।